हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 11 में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। बेसिकली सप्लाई का टॉपिक हम इससे पहले कर चुके हैं, तो सप्लाई से आपको ये तो पता लग गया कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज चेंज की जानकारी देता है। सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है कि भैया प्राइस 10 से 11 हो गया, प्राइस 10 से 11 हो गया तो आपने 1000 पीस बेचते थे तो आपने 1200 पीस बेचने शुरू कर दिए। ये ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी इन्फॉर्मेशन को परसेंटेज के अंदर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ आउट कर सकता हूँ। तो बेसिकली इलास्टिसिटी जो है वो रिलेशनशिप को परसेंटेज के अंदर डिफाइन कर देती है और कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है कि भैया प्राइस बढ़ाने का फायदा है या नहीं, और अगर है तो कितना है और अगर नहीं है तो कितना नहीं है। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ अ परसेंटेज चेंज ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। यही इसकी डेफिनेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए सप्लाई इज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में 10% चेंज हुआ तो उसके वजह से सप्लाई में कितने परसेंट चेंज हुआ, दैट इज आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यही हमारा इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से कितना परसेंट सप्लाई में चेंज आया, यही है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, इसके बाद हम फॉर्मूले को समझ चुके थे। मैंने पहले भी आपको ड्राइव करना सिखाया था। मैं फिर एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर कोई 1000 रुपए की चीज़ 1200 रुपए की हो जाए तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि भाई इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। यही बात हमने पूछी थी। तो हमने क्या किया था, 1200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यानी कि हम कितना चेंज हुआ वो ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय जो पुराने वाला प्राइस था वो ले लेते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, आगे परसेंटेज। यही था ना, बिल्कुल सिंपल। तो देखो ध्यान से समझो, फिर से समझा रहा हूँ। पुराने वाला प्राइस जो था वो अपना बेस का काम करता है और उससे ऊपर जो भी बढ़ता है या घटता है हम उसे चेंज में मान लेते हैं और फिर हम अपनी परसेंटेज निकाल देते हैं। तो इसीलिए हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। तो Q1 माइनस Q बाय Q, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इनटू 100। ऐसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है दोस्तों। तो P1 माइनस P बाय P इंटू 100, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस इंटू 100। यहां पर भी देख सकते हैं, पुराना प्राइस 1000 था, नया प्राइस आपका 1200 हो गया। तो हमने फॉर्मूला क्या बना लिया, P1 माइनस P बाय P इंटू 100। तो फॉर्मूला कोई नया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को हमने लिख दिया तो इसलिए वो थोड़ा सा नया या मुश्किल सा लगता है। अब मैं चाहूँ तो Q1 माइनस Q को चेंज इन Q या डेल्टा Q भी लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय Q, 100 से 100 को कैंसिल कर सकता हूँ। तो P1 माइनस P को डेल्टा P लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय P। अब मैं इसे चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या ऊपर लाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P। मैं इस तरीके से इस चैप्टर को या इस फॉर्मूले को समझ सकता हूं। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये बेस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो हमेशा ये बात याद रखना कि ये फॉर्मूला बहुत ही रेयर कहीं अप्लाई करना है, इसको याद मत रखना। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बुक वाला चाहे कैसे ही अप्लाई करके दिखाए, आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना। आधी जगह पर अप्लाई होगा, आधी जगह पर अप्लाई नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और क्रिएट कर देगा और कुछ नहीं। ओके, तो इसके बाद आपके पास आ जाता है, देखो यही हमने पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड हमने कहीं ना कहीं डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, लेकिन हम फिर से यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये रहा आपका फॉर्मूला। अब देखो
ए प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एट इट्स प्राइस। ये कहानी सुना रहा है भाई, 400 रुपए में 10 रुपए में 400 यूनिट बेचता था वो, तो यानी कि ये आपकी पुरानी क्वांटिटी होगी, ये आपका पुराना प्राइस हो गया। अब भैया क्या हो गया, अब वो 200 यूनिट बेचता है, 200 क्वांटिटी बेचता है, तो ये तो आपकी नई क्वांटिटी होगी, किस प्राइस पर, घटने के बाद आपका प्राइस रह गया ये, तो ये हो गया P1। ओके, अब आपको अपने फॉर्मूले में पुट करना है। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q1 माइनस Q बाय Q, P1 माइनस P बाय P इंटू 100। अब हमने देख लिया था, Q1 लिख लिया था, तो क्वांटिटी थी आपकी 200 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, यही था ना। देखो, नई क्वांटिटी 200, पुरानी क्वांटिटी 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। अब P1 की बातें करते हैं। नया प्राइस है आपका 5 रुपये माइनस 10 रुपये डिवाइडेड बाय 10 रुपये इंटू 100, 100 से 100 काट दें, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से ये 1/2 आ गया, यहाँ से ये 1/2 आ गया। अब मैं 1/2 इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इंटू 2/1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1 और ये रहा हमारा 1। तो हम हमेशा इस वाली अप्रोच को ही फॉलो करेंगे, हम कभी भी ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, ये हर जगह पर काम नहीं आती। ओके है मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। इसके बाद शेप ऑफ सप्लाई कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, सेम वही 5 डिग्रीज हम यहां पर भी पढ़ने वाले हैं। कौन सी थी वो 5 डिग्रीज, ध्यान है, देखो ये रही आपकी वो 5 डिग्रीज। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी। बुक के अंदर सिर्फ 3 डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन हमें पांचों पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कहीं ना कहीं पांचों डायग्राम करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले हम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 की बातें करते हैं। इलास्टिसिटी का आंसर 1 कब आएगा? फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना फॉर्मूला। अब जब यही फॉर्मूला था तो इसका मतलब इस इक्वेशन का आंसर 1 कब आएगा? बेसिक मैथ क्वेश्चन भाई, जब ऊपर भी 10% मान लो, नीचे भी 10% मान लो, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों में बराबर चेंज आया होगा, तब आपका आंसर आएगा 1। तो यानी कि 1, यानी कि 20/20 होता, 30/30 होता, तब आंसर 1 आता। यानी जितना प्राइस बढ़ता उतनी ही सप्लाई बढ़ जाती, तब आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। तो अब मैं इसे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए। सपोज यहां पर हम हमेशा प्राइस लिखते हैं, यहां पर हम हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं। अब ये अपने को एक डिफॉल्ट बना लेते हैं, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। भैया जितना प्राइस बढ़ा, देखो जितना गैप यहां पर आपको दिखाई देगा, सेम उतना ही गैप आपको यहां दिखाई देगा, तब आप इस चीज को कहोगे कि हाँ भाई इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। अब जब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए, जब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए बात करोगे, तो हमेशा ये लाइन जो है वो ओरिजिन से, मैं ऊपर से इस लाइन को टच करता हुआ आऊंगा तो ये कहीं ना कहीं ओरिजिन को टच करेगी। यही बात हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी वो आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बनाकर दे दे और ओरिजिन से लाइन पास कर रहा हो 45 डिग्रीज एंगल पे, तो समझ लेना कि वो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है कि भाई ये डायग्राम दे रखा है, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। डन। ये इसी चैप्टर में बनता है, डिमांड वाले चैप्टर में नहीं बनता। इसके बाद आपके पास आ जाता है दोस्तों इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब देखो इस इक्वेशन का आंसर ग्रेटर देन 1 कब आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है हमारा फॉर्मूला।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूमैरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंजेस कम देखने को मिलेंगे, तब जाकर आपका ये जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि प्राइस में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यही है आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो इक्वेशन का आंसर आ जाएगा 2। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्राइस होता है और यहाँ पर हमारे पास होती है क्वांटिटी। ओके, अब ये आपका थोड़ा सा एक्स एक्सिस है और सॉरी वाई एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस। अब देखो मैं डिफ़ॉल्ट एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे, ये है प्राइस और क्वांटिटी की। अब मैं प्राइस को भी बढ़ाऊंगा लेकिन क्वांटिटी को उससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा। देखो प्राइस तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, प्राइस तो इतना सा बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो गैप है यही आपको सीधा सीधा डिफाइन कर रहा है कि प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी में प्राइस के मुकाबले ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और जब भी मैं इन दोनों पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करूँगा, जब भी मैं इन दोनों पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करूँगा, तब आपके पास इलास्टिसिटी देखो, ये जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी कहीं ना कहीं एक्सटेंड करूँगा पीछे की साइड तक, तो ये वाई एक्सिस को इंडिकेट करेगी। तो कई बार आपके पास टीचर सिर्फ डायग्राम दिखाकर ये पूछ लेता है कि भाई ये जो लाइन है, ये सिंपल ये जो लाइन वाई एक्सिस से शुरू हो रही है, ये कौन सी इलास्टिसिटी है भाई, इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर इक्वल्स टू 1 होती तो देखो ओरिजिन से शुरू होती, अब ग्रेटर देन 1 है तो कहाँ से शुरू हो रही है, वाई एक्सिस से शुरू हो रही है। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और एडिशनल याद रखनी है। ओके, इसके बाद आ जाता है परसेंटेज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो अब अगर हम लेस देन 1 की बात करें तो फिर से वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस इक्वेशन का आंसर लेस देन 1 कब आएगा? तो सिंपल है भाई, न्यूमरेटर के अंदर कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आंसर अपने आप लेस देन 1 आएगा, 0.5 या 5.5 आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि प्राइस में तो ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, यही है आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो देखो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है वो आपका फिर से वही प्राइस, यहाँ पर आपके पास आ जाती है आपकी क्वांटिटी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट लाइन बना लेते हैं, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ रही, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्वांटिटी में कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिर से वही कहानी की अगर अब हम इन दोनों पॉइंटों को एक्सटेंड करके मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपकी देखो एक्स एक्सिस से टच होती हुई आपको दिखाई देगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई लेस देन 1 है, ये क्या है कि अगर आपको टीचर ये पूछ ले कि भाई अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला डायग्राम जो है वो एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसकी सप्लाई लेस देन 1 है। और परसेंटेज से भी मैंने आपको समझा दिया, डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया और डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन जो बनता था वो भी आपको समझा दिया। इसके बाद आपके पास 2 एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है। देखो इस इक्वेशन का आंसर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस इक्वेशन का आंसर 0 कब आएगा? सिंपल सी बात ये है कि भैया जब न्यूमरेटर में 0% चेंज होगा, प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, 10 20 50 100% चेंज हो जाए लेकिन अपनी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज नहीं होगा, तब इस इक्वेशन का आंसर आएगा 0। तो यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपकी हुई खड़ी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम शो करते हैं प्राइस, यहाँ हम शो करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपकी हुई है, क्वांटिटी एक बार हमने फिक्स करी थी वो अपनी जगह पर ही फिक्स है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी क्वांटिटी है वो इस तरीके से बनेगी और यही है आपका वर्टिकल
एक्सिस या वर्टिकल सप्लाई कर्व, जिसे हम कह सकते हैं वर्टिकल इलास्टिक कर्व या परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, ये सारे नाम इसके कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो देखो इसके क्या क्या नाम बने। एक तो ये बना है भैया पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो एक्सिस है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होगी, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसी को हम वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल कर्व भी कह सकते हैं, वर्टिकल सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको एक नाम और दे सकते हो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप इसको डिनोट कर सकते हो। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या, इन इलास्टिक जैसे मैंने कहा था कोई चेंज नहीं आ रहा, अपनी शेप रूप को नहीं बदल रहा, वहीं चिपका हुआ है प्राइस के चेंज होने से, तो दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ओके हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इस इक्वेशन का आंसर इनफाइनाइट कब आएगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस इक्वेशन के अंदर जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्वांटिटी में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी में जितना चाहो चेंज कर लो, जैसे डिवाइड में 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है। फिर वही कहानी, यहाँ पर आपका प्राइस, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस। उसके बाद वो कह रहा है कि प्राइस तो जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस अपनी जगह पर चिपक कर खड़ा हुआ है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो अपनी जगह पर स्टक है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। चाहे आप 100 पीस खरीद लो, चाहे आप 1000 पीस खरीद लो, चाहे आप 10,000 पीस खरीद लो, प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर फिर से वही जैसे 3 नाम देते हैं। एक तो हो गया परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसके बाद दूसरा नाम इसका हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और तीसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व। ये सारे के सारे नाम आपके इसके कहीं ना कहीं इसी लाइन के हैं। परफेक्टली इलास्टिक क्यों लिखा, क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर हम जो है जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अब आपको देखो कहीं ना कहीं बुक में बताने की कोशिश कर रहा था। तो शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये ओरिजिन से शुरू हो रही है, तो ये होगी इक्वल्स टू 1। उसके बाद ये वाई एक्सिस से शुरू हो रही है, तो ये ग्रेटर देन 1। ये एक्स एक्सिस से शुरू हो रही है, तो लेस देन 1। तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। कहीं ना कहीं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये बुक में नहीं दे रखी थी, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में ये समझाई है। इसके बाद 2 एक्सट्रीम सिचुएशन पर 0 इलास्टिक सप्लाई, या इसी को हम परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई भी कह सकते हैं। इन इलास्टिक सप्लाई यानी कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे आपके प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। तो देखो ये अपनी जगह पर चिपक कर खड़ी हुई है, बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट इलास्टिक सप्लाई कर्व, या इसे हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो सेम प्राइस पर आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहो उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हो। ओके। इसके बाद आपके पास देखो क्या लिखता है, सप्लाई अगर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो हम इसे इलास्टिक कह सकते हैं। समझने के लिए आप इसे मोर इलास्टिक वर्ड ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसको सप्लाई जब लेस देन 1 होती है तो आप इसे लेस इलास्टिक वर्ड यूज़ कर सकते हो, और जब इक्वल्स टू 1 होती है तो इसे यूनिटरी इलास्टिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इलास्टिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ इनपुट यूज़। नेचर ऑफ इनपुट यूज़ का मतलब क्या होगा कि अगर आप ऐसे इनपुट यूज़ कर रहे हो जो कॉमनली अवेलेबल है, जब चाहो आधी रात को चाहो आपको वो इनपुट मिल जाते हैं, तो आपकी सप्लाई कैसी रहेगी, इलास्टिक। देखो ध्यान से समझो कैसे। सपोज करो मेरी आटा चक्की है,
से आटा चक्की है, अब मुझे आटा चक्की में रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, से वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, तो मैं अनाज मंडी जाता हूँ, ग्रेन्स मार्केट जाता हूँ, फट से गेहूं खरीद कर लाता हूँ, फट से आटा चक्की में आटा पीसता हूँ और बेच देता हूँ। तो बेसिकली मुझे ना तो गोदाम में सामान को भर भर के रखने की ज़रूरत है, जो भी रॉ मटेरियल है वो रेडिली अवेलेबल है, फट से मुझे मिल जाता है। क्लियर। तो देखो लिखता है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। इफ कॉमनली अवेलेबल इनपुट आर यूज सप्लाई विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर यहीं पर ये गेहूं मुझे सपोज करो कहीं दूर से मंगाना पड़ता, से मध्य प्रदेश से मंगाना पड़ता, 10-15 दिन आने में लग जाते, ऑर्डर देने में लग जाते, तो कहीं ना कहीं जो मेरी सप्लाई है वो इनइलास्टिक हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि अभी जो मेरा सप्लाई है वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मैं उसे चाहकर भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। तो इफ़ अगर ये कॉमनली अवेलेबल नहीं होंगे तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी, सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अचानक से कोई ऑर्डर मेरे पास आ गया तो मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, इसका टेक्निकल मतलब यही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रेंट। इसको आप समझो जैसे गेहूं उगाने के लिए आपको 6 महीने लगते ही लगते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई आज मैं किसी फार्मर के पास गया, मैंने कहा भाई गेहूं उगने में कितना टाइम लगेगा, वो कह रहे जी अभी अभी बोया है, 6 महीने बाद इसकी हम कटाई करेंगे, तब आप ले लेना। मैं कह रहा हूँ भाई पैसे ले ले तू, अभी 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपये ले ले, लेकिन ये बोरी हमें गेहूं की अभी दे दे। बोला जी नहीं हो सकता। मैं बोला जी लाख रुपए ले ले, लेकिन अभी ये बोरी हमें दे दे। नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? नेचुरल कंस्ट्रेंट। नेचुरल कंस्ट्रेंट का मतलब द सप्लाई ऑफ the elastic supply is insignificantly influenced by natural constraint. If we wish to produce more teak wood, it will take a year of plantation because it will be यूजेबल। तो वो कहता है भाई सिंपल लॉजिक है कि आज मैंने पेड़ काट दिए, कोई बात नहीं, आज नया पेड़ मैंने वहाँ पर प्लांट कर दिया। अब वो प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ बनने में सालों साल ले लेगा। अब वो साल लगेंगे तो लगेंगे, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। यही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो टीक वुड की सप्लाई कैसी होगी? लेस इलास्टिक। अब ये पेन है बनाना, सपोज मुझे प्लास्टिक का पेन है, मुझे बनाना बड़ा आसान है, प्लास्टिक डाला और बन गया, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोई नेचुरल कंस्ट्रेंट्स में नहीं अड़ना, इसलिए आपकी सप्लाई ऐसे में इलास्टिक होगी। रिस्क टेकिंग, अगर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क ज़्यादा लेता है तो सप्लाई इलास्टिक। अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, खतरों का खिलाड़ी नहीं है, तो सिंपल है कि सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। तो विलिंग टू टेक रिस्क, हायर आउटपुट, सप्लाई विल बी इलास्टिक। और अगर डर डर के काम करता है, रिस्क लेना नहीं चाहता, तो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी, भैया पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक। भैया खाने पीने का सामान, सब्जियां, इनकी सप्लाई लेस इलास्टिक होती है क्योंकि कोई भी बंदा इन्हें भर भर के रखना नहीं चाहता। शॉर्ट टाइम स्पैन है, फटाफट आती है, फटाफट कंज्यूम होती है, ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है इसे समझो। बिकॉज पेरिशेबल गुड्स की शॉर्टर लाइफ होती है, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की लंबी लाइफ होती है। सपोज एसी, टीवी, फ्रिज, किसी को भी बेचने की जल्दी नहीं है दुकानदार को। अगर उसका मन मुताबिक प्राइस मिलेगा तो बेचेगा, वरना नहीं बेचेगा। लेकिन सब्जी वाला, रात को घर जाना है, सब्जी को क्लियर करके जाना है, क्योंकि अगले दिन तो वो गाय भैंसों के खाने के काम आएगी, भाई सब्जी बिकेगी तो नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोचकर चलनी पड़ती हैं जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी सामान को बनाने का खर्चा ज़्यादा आएगा। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो आप ऐसी प्रोडक्शन नहीं करना चाहोगे, सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपका खर्चा कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। टाइम फैक्टर की बात करें तो फिर से मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया था भाई, शॉर्ट स्पैन के अंदर जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होती है। शॉर्ट स्पैन का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने कहा कि 15 मिनट बाद मेरा एग्ज़ाम है और भाई दुकानदार ने 5 रुपये के पेन के 20 रुपये मांग लिए, क्या मैं दूंगा? क्या मैं पेन घर भूल गया, सब कुछ घर भूल गया, तो मैं क्या करूं? 5 रुपये के पेन के 20 रुपये दूं या नहीं दूं? तो जब शॉर्ट
टाइम स्पैन होता है, ये 15 मिनट है, टाइम कम है तो सप्लाई इनइलास्टिक हो जाती है। और अगर ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता, एक दिन होता, तो मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता। इसी एग्जाम्पल को समझो, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, लेसर द टाइम पीरियड लेस विल बी द इलास्टिसिटी, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स के अंदर हम जितना चाहें चेंजेस कर सकते हैं, जितना चाहें उसे एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही है इसका लॉजिक। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक होगी जब टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होगी, आम आदमी को समझ में नहीं आ रही, साला ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उस मशीन को चलाने के लिए। आज कंप्यूटर लैपटॉप बच्चा बच्चा चला लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसी मशीनरी पर हमें बिठा दिया जाए भाई जो चलाना नहीं आ रहा, हो गया ना समस्या। अब समस्या क्या है कि पहले उसे ट्रेनिंग दो, फिर जाकर वो काम करेगा। तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी तो चलाने में दिक्कत तो भैया लेस इलास्टिक, और इजी टेक्नोलॉजी होगी, ईजी टू अंडरस्टैंड होगी, फटाफट सीख जाओगे, फटाफट आपका जो है सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। तो लिखता है कि प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ऐसे में क्या हो जाएगा, चेंजेस करने मुश्किल हो जाएंगे और भैया आउटपुट डिफिकल्ट हो जाएगा और आपकी सप्लाई जो है इनइलास्टिक हो जाएगी। यही बात हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कोई भी चीज़ जो हो वो डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।